एक आदमी का नाम डाली है जो प्राचीन समय के एक कबीले में रहता है जहाँ शुरुआत में एक उपकरण होता है और बाकी सब चीजें उसे खुद बनानी पड़ती हैं। उसकी पीढ़ियों का जीवन प्राचीन मेहमत को शिकार करके चलता था, लेकिन समय के साथ दुनिया में बदलाव होता रहा है और मेहमत पिछले 10 वर्षों से नहीं दिखे हैं। सभी कबीले के लोग भूख से पीड़ित हैं। वर्तमान संकट से बाहर निकलने के लिए कबीले के जादूगर ने अपने जीवन से भविष्य की भविष्यवाणी की, समाधान ढूंढने का प्रयास किया और कहा कि जल्द ही एक नायक आएगा जो कबीले की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन इसी के साथ 4 जाव वाले दानव का आक्रमण भी होगा जो घाटी में आएंगे और भारी खतरा पैदा करेंगे। इसलिए मेंग माशियांग को मारने वाले योद्धा को खोजकर कबीले की सुंदरी से विवाह करना आवश्यक है। दोनों के सहयोग से ही इस संकट का समाधान किया जा सकता है। जल्दी ही पुजारी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जो दशकों से नहीं दिखी थी वो मेहमत फिर से घाटी में आ गई। लोग जमीन पर रेंगते हुए मेहमत की ओर बढ़ने लगे। भोजन के लिए यहाँ तक कि कुचलने का खतरा मोल लेते हुए झुंड के पैरों के पास पहुँच गए, क्योंकि ऐसा करके ही वे झुंड के नेता को पहचान सकते थे और शिकार को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते थे। जल्दी ही एक योद्धा खड़ा होकर झुंड के नेता को डराने लगा। आसपास के निवासियों ने सुना और समन्वय के लिए खड़े हो गए। डरे हुए झुंड ने नेता के नेतृत्व में दूर भागना शुरू कर दिया। फिर हाथियों का झुंड लोगों के धकेलने पर जू लोग शीदे चेंचिंग के आसपास पहुंच गया। सभी विशाल हाथियों को आगे की ओर दौड़ते देखकर उन्होंने पत्थर फेंकने का फैसला किया और अंतिम मेंग माशियांग को नियंत्रित किया। खींची गई विशाल जाल मेंग माशियांग को जल्दी ही मजबूती से फंसा लिया। इसके बाद लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ओजी के हाथ में भाला भी। उसने कसम खाई कि वह अपनी पत्नी को जरूर बचाएगा। इस समय जहाज पर ले जाए गए कबीले के लोग भी दाली की बात सुन रहे थे। वे सभी खड़े होकर देखने लगे। विशाल सेना ने उन्हें आशा से भर दिया। इसके बाद सभी कबीलाई प्रमुख एक साथ चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें एक प्रमुख ने कहा कि नदी के अलावा एक और भी छोटा रास्ता है, लेकिन उसमें पहाड़ और रेतीला इलाका पार करना होगा और अब तक कोई भी वहाँ से जीवित नहीं लौट सका है। लेकिन दाली इसे छोड़ना नहीं चाहता था और अगले दिन वह अपने लोगों के साथ बड़ी धूमधाम से निकल पड़ा। चांदनी के मार्गदर्शन में उन्होंने सफलतापूर्वक रेगिस्तान पार किया, लेकिन पाया कि उनके सामने एक निर्माणाधीन पिरामिड है। इस भव्य और विशाल निर्माण को देखकर दाली हैरान रह गए। वह पहले से ही चिंतित थे, लेकिन उसे अपने लोगों को बचाना था। हालांकि दुश्मन की संख्या उसकी तुलना में कई गुना अधिक थी और दाली को जीतने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रोजाना पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर निरीक्षण करते थे। उसी दिन आखिरकार उन्होंने खामी को देख लिया। उनके पास हर दिन दरवाजा खोलने का एक समय होता था, इसलिए रात की आड़ में दाली चुपचाप अंदर घुस गए, पहरेदार को मार डाला और फिर मौके का फायदा उठाकर ऊंची दीवार पर चढ़ गए, जहां उस स्थान को पाया जहां उनके लोग बंदी थे। मैंने देखा कि मेरे अच्छे भाई अभी भी जीवित हैं। दाली को बहुत राहत मिली और इसके बाद यह सोचना था कि अब बाहर कैसे निकला जाए, लेकिन लंबे समय से बंदी बनाए गए गुलामों ने पहले ही प्रतिरोध करने की इच्छा खो दी थी। दाली उनके साथ मिलकर विद्रोह करने के लिए किसी भी तरह से उन्हें मना नहीं सका। विवश होकर उसे अन्य उपाय सोचने के लिए वापस लौटना पड़ा, लेकिन लौटने के रास्ते में उसे गश्त करते सैनिकों ने पीछा करते पकड़ लिया और पीछा करते करते सैनिकों ने उसके शिविर को भी खोज लिया। जब तक उसने देखा कि उसका शिविर मिल गया है, वह जल्दबाजी में भाला लेकर पीछा करने लगा। इस समय दूसरी ओर का वृद्ध मुखिया भी सफेद भाला लेकर और 3 अन्य लोगों के साथ लड़ाई में कूद गया। एकल युद्ध करने का तरीका अपनाया। जल्दी ही उसने सभी सैनिकों को नीचे गिरा दिया, लेकिन जानलेवा चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन यह देखकर कि एक सैनिक वापस जाकर सूचना देने वाला था, बूढ़ा जू चांग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सफेद बाल फेंककर उसे मार गिराया, क्योंकि यह सभी जू रेन की जान से जुड़ा था। लेकिन ठीक उस वक्त जब बूढ़ा जू चांग युद्ध में जीत हासिल कर रहा था और युद्ध क्षेत्र की सफाई कर रहा था, एक अधमरा सिपाही पीछे से हमला कर गया और एक ही वार में उसने पुराने प्रमुख के शरीर को भेद दिया। इससे पहले कि पुराना प्रमुख इसका जवाब दे पाता, वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जब तक दाली उसके पास पहुंचकर उसे संभाल पाता, उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। जाते वक्त उसने दाली को ताकीद की कि वह किसी भी हाल में अपने लोगों को बचाए और उसके पिता द्वारा छोड़ा गया भाला उसे सौंप दिया। पुराने प्रमुख की मृत्यु ने निस्संदेह दाली पर भारी दबाव डाल दिया, जिससे पूरे कबीले के जीवन और मृत्यु का भार उस पर आ गया। दर्द से टूट चुके थे, पर जीवन को आगे बढ़ाना था। पुराने नेता का बदला लेने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए दाली ने तुरंत सेना को संगठित किया और प्रस्थान की तैयारी की। अगले दिन वे सभी चुपचाप जाकर गुलामों की गुफा में घुस गए। सबसे कमजोर स्थान से धूपों तलाशने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने सामने के हाथी पर निशाना साधा और उनके पीछे बंधे पत्थर को उतार दिया। फिर बगल के लोगों ने मौके का फायदा उठाकर हमला किया और सैनिकों को किले से नीचे फेंक दिया, जिससे विद्रोह युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस समय दाली तेजी से हाथी की ओर दौड़ा और हाथ को हथियार चलाकर हाथी को उकसाया। उकसाए गए हाथी ने तुरंत अपनी जंजीरें तोड़ दी और नीचे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। तभी एक व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर बांसुरी बजाई, जिसके प्रभाव से हाथी काफी विचलित हो गए और नीचे भागने लगे। उग्र हथिनियों के झुंड ने दबाए गए गुलामों को भी प्रेरित किया और वे सभी सैनिकों की दमनात्मक दास्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए। फाराओ की सूचना तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दी गई। वे सभी नीचे पिरामिड की ओर भागने लगे। सभी लोगों को संगठित कर विद्रोह को दबाने की तैयारी करने लगे। परंतु इस समय सत्ता का प्रतीक शिखर पहले ही गिर चुका था, तो वे फाराओ की बात पर कैसे विश्वास करते। हालांकि इसी समय दाली सभी को लेकर हमला कर रहे थे, सीधे फाराओ पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी को बंधक बनाकर बाहर धकेल दिया गया। मजबूरी में उसे जोर से चिल्लाकर विद्रोही सेना को रुकने के लिए कहना पड़ा। लेकिन जब दाली हक्का बक्का रह गया, तभी फेरियों ने अपने अनुयायियों को दमन शंख बजाने का आदेश दिया और लंबे समय से गुलामी से रहे गुलामों ने उसे सुनते ही फिर से शांति से शंख बजाना शुरू कर दिया। हालांकि जू रेन गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। सभी लोग धीरे धीरे घुटने टेकने लगे।
लगे। तब जाकर धीरे धीरे फालाओ बाहर आया। उसे लगा कि उसने स्थिति को काबू में कर लिया है, इसलिए वह वहाँ दिखाई दिया लोगों पर अपना अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि दाली इस चाल को नहीं मानता। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने हाथ में पकड़ी हुई चांगमाओ फेंक दी, जो सीधा फालाओ के शरीर में जाकर धंस गई। इसके साथ ही जिसे वे सच्चा देवता मानते थे, वह फालाओ इसी तरह ऊंचे मंच से गिर पड़ा। लोगों ने इसी कारण उसकी असली पहचान देखी। वास्तव में नकाब के पीछे भी एक इंसान था। अब उन्हें कोई संकोच नहीं रहा और वे चिल्लाते हुए उन पर हमला करने लगे। स्थिति तुरंत एक तरफा हो गई। जल्द ही गुलामों ने फिरौन के वफादारों को पूरी तरह से साफ कर दिया और दारी ने भी अपनी पत्नी को सफलतापूर्वक बचा लिया।